हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस का पहले मतलब समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि अगर इस चीज़ को मैं इन चीज़ों को जो आपको एलिमेंट्स जो आपको पॉइंट्स दिया, अगर इन्हें मैं बिजनेस में अंदर यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आता है इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज। मतलब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से एनालाइज करते हैं तो वो आपकी मदद करता है आइडेंटिफाई करने में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और आपको फर्स्ट मोर एडवांटेज का आपको बेनिफिट देता है। मतलब आप किसी भी काम को सबसे पहले कर सकते हैं। जैसे opportunity refers to the positive external trend or changes that will help a firm to improve its performance. Environment provide numerous opportunity for business success. Earlier identification of opportunity help an enterprise to be first to exploit them instead of losing them as competitor. इस बात को मैं एग्जाम्पल समझ सकते हैं। शुरू में जब मारुति उद्योग इंडिया के अंदर आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ये एनालाइज किया कि लोगों के पास मार्केट में पैसे तो हैं लेकिन बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी गाड़ी एक तो फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी, महंगी थी, ठीक है, ज़्यादा तेल कंज्यूम करती थी और दूसरी वो महंगी आती थी। तो मारुति उद्योग वालों ने इसी को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, क्यों ना हम इंडियन मार्केट्स के लिए एक छोटी गाड़ी बनाएं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गाड़ी बनाई, उस गाड़ी को नाम दिया मारुति। ठीक, मारुति गाड़ी इतनी ज़्यादा हिट हुई मार्केट में कि वो आज भी आपको सड़कों पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। वो मार्केट इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई मारुति वालों ने, उस चीज़ को उन्होंने देखा कि लोग यार पैसे हैं लेकिन गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट चाहिए और छोटी गाड़ी चाहिए। तो मारुति वालों ने सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि लोगों के पास मार्केट में जगह है, छोटी गाड़ी आ सकती है, तो हम उस चीज़ को फिलफिल करते हैं। उसके बाद मारुति के अलावा और सारे लोग भी और भी कंपनियां हैं जिन्होंने गाड़ी निकाली लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाई क्योंकि मारुति पहली कंपनी थी। वो कहते हैं ना, जो पहले दिख जाता है लोगों को वो हिट हो जाता है, जो बाद में आता है उसे ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मारुति ने वो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर दिया और उससे मारुति बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार एंड इन एन एनवायरमेंट ऑफ रेजिंग पेट्रोलियम प्राइस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन। और इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन वो मिडिल क्लास है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मारुति ने छोटी गाड़ी निकाल ली और इतनी सक्सेस हुई कि मारुति आज भी आपको कहीं ना कहीं सड़क पे किसी ना किसी घर में खड़ी मिल जाती है। 70-80 की बात है जब मारुति आई थी, लेट 70-80s की। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं इसके ऊपर। ये एग्जाम्पल तो मारुति वाले तो एनसीईआरटी में, या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही एग्जाम में लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए एक और बता सकता हूँ। जब मारुति वालों ने छोटी गाड़ी निकाल ली तो उनके साथ साथ ही एक और कंपनी थी जिन्होंने इश्यू आइडेंटिफाई किया कि हम अगर इस बिजनेस को टेक ओवर कर लें। वो कंपनी का नाम है नेरोलैक पेंट्स। उन्होंने देखा कि मारुति वालों ने अब छोटी गाड़ी मार्केट में निकाल दी है, अब गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, तो भाई गाड़ी में पेंट भी होगा। तो नेरोलैक वालों ने क्या किया, बाहर से एक मशीन इंपोर्ट कर ली जो आपकी गाड़ी के ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक मशीन थी जो आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर पेंट होता है, गाड़ी के ऊपर पेंट मशीन से होता है। तो उन्होंने वो मशीन बाहर से इंपोर्ट कर ली और उससे उन्हें इतना फायदा हुआ कि मारुति के 80-90% जो कॉन्ट्रैक्ट थे गाड़ी के ऊपर पेंट करने के, वो सारे नेरोलैक वालों के पास मिल गए, नेरोलैक पेंट्स वालों को। तो उससे क्या हुआ, नेरोलैक वालों ने ये देखा कि अब मारुति ने एक चीज लेके आई है तो उस पर भाई गाड़ी के ऊपर पेंट तो होगा, तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। बाद में और भी कंपनियों ने ऐसी बाहर से मशीन इंपोर्ट करी लेकिन ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो नेरोलैक के पास आ गए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उसे आइडेंटिफाई टाइम से कर लोगे और उस चीज के लिए फर्स्ट पहला कदम आप उठाओगे और उससे आपको उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। हेडिंग आप एज इट इज याद करेंगे जो पूरी लिखी हुई है, इसमें कोई भी चेंज नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आपकी मदद करता है कि आपको आने वाले जो भी थ्रेट्स हैं, मतलब आपके आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बताता है और आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। थ्रेट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड टू चेंज दैट विल हिंडर अ फर्म परफॉर्मेंस। थ्रेट्स जो आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को रोक सकते हैं, बाधा बन सकते हैं उस बीच में। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट भी है। जैसे अगर मैं बात करूं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ वायरस भी आ जाता है ना आपके कंप्यूटर में,
तो ऐसे ही मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट भी आता है, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उन थ्रेट से कैसे बचना चाहिए, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो टाइम से, वो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा, उससे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें टेक केयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा, इफ अ इंडियन फर्म फाइंड दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सटीट्यूट इट शुड एक्ट एज वार्निंग सिग्नल। अगर इंडियन फर्म्स को पता लग जाए कि कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया के अंदर एंटर करती है, तो उस चीज के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं, एक वो अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे इंडियन फर्म्स को पता लग जाता है जैसे कोई बाहर से आएगा तो अब वही मार्केट आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो उसके लिए इंडियन फर्म पहले से अपनी तैयारी करके रखती है। On the basis of this information, the Indian firm get prepared themselves to meet the threats by adopting such measures as improve the quality। कैसे उन मेजर को टेक केयर करेंगे, अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपनी प्राइस को थोड़ा कम कर सकते हैं, एंगेजिंग इन एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट या अपनी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा सकते हैं, और सो ऑन, बहुत सारे तरीके हैं। तो इससे एक बात बता रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको थ्रेट्स के जो आने वाले थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स को बताता है और आपके लिए अर्निंग वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है, जिससे आप अपनी आने वाले प्रॉब्लम के लिए पहले से कोई कंटिजेंसी प्लान बना के रख सकें। नेक्स्ट, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है जो भी आपके लिए यूजफुल रिसोर्स है उन्हें टैप करने में, उन्हें मतलब लाने में। जैसे एग्जांपल दे सकता हूं, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, कभी स्कूल में गए हो अगर आप, तो लाइब्रेरी में जाने के साथ आप ये नहीं कि बस लाइब्रेरी में घुसे और किसी भी सेक्शन में कैसे भी आप कोई भी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे, कि आप गए लाइब्रेरी में और जो भी बुक हाथ लगी वो पढ़नी शुरू कर दोगे। लाइब्रेरी में आप जाते हो, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप सबसे पहले कॉमर्स सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे बुक्स रखी होंगी, ये 11th की हैं, 12th की है, फिर आप 12th वाले सेक्शन में चले जाते हो, फिर आपको अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अदर बुक्स रखी हुई है। तो जो आपकी काम की किताब है लाइब्रेरी से आप वो उठाते हो। लाइब्रेरी में तो 1 लाख, 10, 2 लाख, कई लाख बुकें रखी हुई है, लेकिन उनमें से आप कौन सी उठाते हो जो सिर्फ आपके काम की है। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत हजारों तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन उसमें से आपके लिए कौन सी काम की है उसे आप टैप करते हो, उसे आप उठाते हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताता है कि आपके काम की रिसोर्सेज कौन सी है। Environment is a source of various resources for running a business. To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources called पैसे की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर। तो उन सबको आपको अरेंज करवाना, आपको टैप करवाने में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंस, गवर्नमेंट एंड सप्लाईज। They decide to provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprise. Next आता है, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। आपको पता ही है, जैसे मार्केट में हम बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी सेम नहीं होता, वो डायनामिक है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत रैपिड होते हैं। भाई देखो, चेंज तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत रैपिडली चेंज आते हैं। जैसे आपकी बात करें, फैशन इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस बहुत रैपिडली आते हैं, फास्ट आ जाते हैं। तो उन चेंजेस से फाइट करने के लिए, मतलब कॉप करने के लिए आपकी मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज ओवर टाइम, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है टाइम के साथ, एंड रेट ऑफ दीज टेंड टू एक्सेलरेट इट्स टाइम पासेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद सच चेंजेस। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हो तो उन चेंजेस से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। टू कोप विद सच चेंजेस बाय डूइंग थिंग्स थ्रू इनोवेशन। तो आप चीज़ों को इनोवेशन के थ्रू आप उन चीज़ों को कॉप कर सकते हो, टेक केयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज यूजिंग एडिबल ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ड्री सोप्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे आपको पता ही है, कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ नाम ही हिंदुस्तान है, इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये पहले क्या करते थे, एडिबल ऑयल यूज करते थे लॉन्ड्री सोप्स बनाने के लिए, ठीक है जी। जैसे जैसे इन्हें पता लगा कि भाई अब एडिबल ऑयल महंगा होना शुरू हुआ और हम अपनी लॉन्ड्री सोप के प्राइस बढ़ा सकते, इन्होंने क्या करना शुरू किया, द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल वुड इंक्रीज रैपिडली, देयरफॉर इट स्विच टू नॉन एडिबल ऑयल। तो इन्होंने क्या करा, अब जो लॉन्ड्री बनाने के लिए सोप का यूज ऑयल का यूज करते थे, वो एडिबल ऑयल से वो नॉन एडिबल ऑयल पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। स्विच टू नॉन एडिबल ऑयल एंड सब्सिक्वेंटली टू सिंथेटिक नॉन ऑयल मटेरियल, और सिंथेटिक पे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसी कंपनी भी अपने जो आने वाले चेंजेस हैं उन चीज को एक्सेप्ट करती है, उन चेंज को अपने बिजनेस में लाती है, अमल करती है। नेक्स्ट कहते हैं, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताता है कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट के हिसाब से, और आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो मदद करता है आपको पॉलिसी और प्लानिंग फॉर्मुलेट करने में। देखो, अगर आप बगैर बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे हुए आप कोई भी पॉलिसी बना दो, वो पॉलिसी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आपने कोई पॉलिसी बनाई, मार्केट चेंज हो गया,
तो बिल्कुल बेकार है। तो आपको मार्केट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है वो पॉलिसी, वो प्लानिंग करने में जो बिजनेस के साथ आपकी चले, मतलब बिजनेस के साथ ही चले, ना कि ये नहीं कि मार्केट कुछ और कह रहा है और आप किसी कोई और प्लानिंग करके बैठे हो। सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज कैन बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर। मार्केट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी दोनों है, तो उसे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्यूचर के लिए। और ट्रेनिंग गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर एंट्री ऑफ ए न्यू प्ले इन द मार्केट विच मीन्स मोर कॉम्पिटिशन मे मेक एन एंटरप्राइज थिंक अफ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। जैसे अगर कोई मार्केट में नया प्लेयर आ जाए तो अब उस नए प्लेयर से कैसे टैकल करें, उससे हमें कैसे लड़ना है, उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल नया सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे पहले जियो के आने से पहले वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इन सब के आप देखते थे जो आपके डेटा प्लान थे वो 1 GB मिलता था 200-250 रुपये में। जब से जियो एंट्री आई, जियो के एंट्री के बाद कुछ टाइम तो उन्होंने बिल्कुल फ्री डेटा दिया, ठीक है जी, कुछ 2-4-6 महीने साल भर तक उन्होंने डेटा फ्री दिया। तो अब जो कंपनी को पहले एग्जिस्टिंग प्लान चल रहे थे जहां पे वो 250 रुपये में 1 GB दे रहे थे, अब उन्हें बिल्कुल चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब अगर कोई 250 रुपये में 1 GB देगा उसे कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि जियो 250 रुपये में दे रहा है डेली का 1 GB, अदर कंपनी दे 250 रुपये में महीने की 1 GB। तो अब उससे क्या करना पड़ा, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, उन्हें बिल्कुल नया सोचना पड़ा कि अब जियो से फाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखो, एनवायरनमेंट के हिसाब से चलोगे, एनवायरनमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट चलोगे, आप मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं करोगे। इवन ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट से बाहर ही हो जाओगे। अब सोचो ना, जियो दे रहा है 300 रुपये में या 250 रुपये में आपको डेली 1 GB, ठीक है, और अदर कंपनी आपको दे 250 रुपये में 1 महीने 1 GB, तो कोई भी उनका प्लान को नहीं ले सकता या उन्हें कोई भी नहीं यूज करेगा। तो आपको ही बिल्कुल नया सोचना पड़ेगा। अगर मार्केट में कोई चेंज आता है, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। The final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in performance of an enterprise. आपकी मदद करता है आपकी परफॉर्मेंस को चेंज करने में। द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, आप क्यों अंडरस्टैंड करते हो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में बेहतर हो सके, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। द आंसर इज दैट इट डज नॉट अपीयर्स टू मेक अ डिफरेंस। Many studies reveal that future of an enterprise is closely bound with what is happening in enterprise. मतलब काफी स्टडी रिवील करती हैं कि फ्यूचर बिजनेस डिपेंड करता है कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। एंड द एंटरप्राइज दैट कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द एंटरप्राइज, और जो एनवायरमेंट, जो बिजनेस अपने एनवायरमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, उन्हें चेक करता रहता है, their environment and adopt suitable business practice are one which not only improving their present performance but also continue to succeed in the market for a long period. जो कंपनी अपने एनवायरनमेंट को ढंग से समझती है, उन्हें टाइम से टेक केयर करती है, उन्हें मॉनिटर करती है, तो वो कंपनी अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेती है और लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करती है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।